Hello, my dear student. I am Professor Harshal Nikam, Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Dear student, today we will discuss about the condition for oscillation from the chapter Waveform Generator. So let's start with some learning outcome for today's session. This slide shows the course outcome for this chapter Waveform Generator. Its course outcome is use BJT as a waveform generator. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमें एज अ वेवफॉर्म जनरेटर करके यूज करना है। मतलब जो हम ऑसिलेटर सर्किट बनाने वाले हैं उसी को हम वेवफॉर्म जनरेटर्स बोलेंगे और वो ऑसिलेटर सर्किट हम विद द हेल्प ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से बनाएंगे। एंड इट्स प्रोग्राम आउटकम मैपिंग इज दिस टेबल शोज द 10 नंबर ऑफ पीओस। मतलब PO1 से लेके PO10 तक यहाँ पे हमारे डिसिप्लिन के रिलेटेड यानी हमारे ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के रिलेटेड 10 नंबर ऑफ POs होते हैं। उस 10 नंबर ऑफ POs का हमें मैपिंग करना है इस कोर्स आउटकम के साथ। मतलब इसमें से कौन कौन से PO ये जो कोर्स आउटकम है वो सेटिस्फाई करता है। तो PO1 जो होता है इंजीनियरिंग बेसिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड और वो हम मैप कर रहे हैं यहाँ पे एट अ लेवल 1 पे इस कोर्स आउटकम के साथ। PO2 जो हमारा रिलेट करता है डिसिप्लिन नॉलेज के रिलेटेड और वो हम मैप कर रहे हैं 3 लेवल से, क्योंकि वेवफॉर्म जनरेटर्स पढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का नॉलेज हमारा अपग्रेड हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे हाई लेवल पे मैप किया है। PO3 वेवफॉर्म जनरेटर यानी ऑसिलेटर के रिलेटेड हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस ये होता है PO नंबर 3, तो इसको भी हम मैप करेंगे इस CO के साथ एट लेवल 3। PO4 जो हमारा इंजीनियरिंग टूल्स के रिलेटेड है, तो हमें इंजीनियरिंग टूल्स यानी सम मेजरिंग इक्विपमेंट या फिर सम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाले टूल्स की ज़रूरत पड़ने वाले हैं, तो हम इसको मैप करेंगे 2 लेवल पे। सिमिलरली PO9 हमें कम्युनिकेशन करना होगा, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके रिलेटेड सोसाइटी के अंदर हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा या फिर नॉलेज शेयर करना पड़ेगा, तो इसको मैंने 1 लेवल पे मैप किया है। और PO10 मतलब ये रिलेट करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के रिलेटेड, तो मैंने इसको मैप किया है एट अ लेवल 1। Here it is the learning outcome for today's session. Very first learning outcome is define feedback. Means after completing our today's lecture you all are able to define feedback. मतलब आप feedback क्या है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में, बट स्टिल आपको फीडबैक क्या है ये डिफाइन करना ये लेक्चर के बाद आ सकता है। Second learning outcome is state need of oscillator. This learning outcome is already discussed in our previous lecture कि ऑसिलेटर की नीड क्या है, क्यों जरूरी है ऑसिलेटर और ऑसिलेटर कहाँ पे यूज किया जाता है, ये आज का लेक्चर खत्म होने के बाद आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। थर्ड, स्टेट कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। मतलब ऑसिलेशन यानी जो भी सिग्नल ऑसिलेटर सर्किट के द्वारा प्रोड्यूस होंगे वो सिग्नल कब जाके वो प्रोड्यूस होंगे, यानी कौन से कंडीशन जब ऑसिलेटर सेटिस्फाई करेगा तभी हमें ऑसिलेटर सर्किट से आउटपुट मिलने वाला है, तो उसको हम बोलेंगे कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। इस कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन को हम बार्कौसेन क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है बार्कौसेन क्राइटेरिया, उसी को हम बोलेंगे कि कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। क्लासिफाई ऑसिलेटर। आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द कंडीशन फॉर ऑसिलेशन मतलब बार्कौसेन क्राइटेरिया पढ़ने के बाद में हमें ऑसिलेटर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। मतलब ऑसिलेटर को क्लासिफाई करना है, ऑसिलेटर के कुछ टाइप हमने डिस्कस करना है। बट आज के लेक्चर में हमें सिर्फ
कंडीशन फॉर ऑसिलेशन और ऑसिलेटर को कौन कौन से इसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं, यही हमें डिस्कस करना है। Here, this slide shows the prerequisite knowledge. मतलब आज का टॉपिक डिस्कस करने के पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज के या फिर प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो वो प्रीवियस नॉलेज क्या है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है और क्या आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो वेरी फर्स्ट वन इज नीड ऑफ ऑसिलेटर। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि क्यों ज़रूरत होती है ऑसिलेटर की। जैसे ऑसिलेटर सर्किट हम लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं एज अ फंक्शन जनरेटर या फिर सिग्नल जनरेटर करके। मान लीजिए कि किसी सर्किट को अगर आपको इनपुट देने की जरूरत है तो वो इनपुट हम सिग्नल जनरेटर या फिर फंक्शन जनरेटर के माध्यम से देंगे। बट फंक्शन जनरेटर और सिग्नल जनरेटर में जो सर्किट रहेगा वो सर्किट यानी होता है ऑसिलेटर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फीडबैक। आप सभी को पता है कि फीडबैक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है निगेटिव फीडबैक। फीडबैक मींस सम अमाउंट ऑफ आउटपुट is again mixed with the input, that is called as a feedback. Now if we are taking some part of feedback and mix with the input, and input and feedback signal having 180-degree phase shift, then it is called as a negative feedback. And if the phase shift between input and feedback signal is having 360 degree or 0 degree, then we can say that this is the positive feedback. अगर पॉजिटिव फीडबैक में इनपुट और फीडबैक सिग्नल में 360 डिग्री और 0 डिग्री फेज शिफ्ट होंगी तभी हम उसको पॉजिटिव फीडबैक बोलेंगे। पॉजिटिव फीडबैक जनरली ऑसिलेटर सर्किट में यूज किया जाता है और निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर सर्किट में यूज किया जाता है। थर्ड पार्ट जो है वो आपको पता होना जरूरी है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है और इसको अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन भी किया है। ऑसिलेटर के ब्लॉक डायग्राम में एम्पलीफायर सर्किट होने वाला है और दूसरा फीडबैक नेटवर्क होता है। फीडबैक नेटवर्क जो कंसिस्ट होता है सम कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टर एंड कैपेसिटर के द्वारा, वो हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। और एम्पलीफायर का जो भी आउटपुट निकला वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट से निकलेगा और फीडबैक नेटवर्क के द्वारा हम इनपुट के साथ फिर से मिक्स करने वाले हैं। सो दिस इज all about the prerequisite knowledge which is must to understand before going to discuss about the today's Barkhausen criteria or condition for oscillation.
Now here, this slide shows the condition for oscillator. This is our main topic for today's lecture, जो हमें बताएगा कि क्या कंडीशन होती है ऑसिलेशन की। यानी ऑसिलेटर को हम तभी ऑसिलेटर बोल सकते हैं जब ये कंडीशन अगर वो सर्किट सेटिस्फाई करता है तभी। तो वो क्या कंडीशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। दिस पर्टिकुलर कंडीशन फॉर ऑसिलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बार्कोसन क्राइटेरिया। यानी कंडीशन फॉर ऑसिलेशन को हम बार्कोसन क्राइटेरिया भी बोलेंगे, because Barkhausen will provide the condition for oscillation. That's why it is called as a Barkhausen criteria. The very first condition is Barkhausen criteria. इसमें दो कंडीशन सजेस्ट की है। तो उसमें से पहली जो कंडीशन है वो ये है, ऑसिलेटर विल ऑपरेट एट द फ्रीक्वेंसी फॉर विच द टोटल फेज शिफ्ट फ्रॉम द इनपुट टर्मिनल टू फीडबैक नेटवर्क इज 360 डिग्री और 0 डिग्री। मतलब ऑसिलेटर को हम तभी ऑसिलेटर बोल सकते हैं जब उसकी फ्रीक्वेंसी टोटल फेज शिफ्ट फ्रॉम द इनपुट टर्मिनल टू द फीडबैक नेटवर्क इज 360 डिग्री और 0 डिग्री। मतलब ऑसिलेटर जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट होगा उस फ्रीक्वेंसी का इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल, इसकी जो फेज शिफ्ट है वो 360 डिग्री होना अनिवार्य है या फिर 0 डिग्री होना अनिवार्य है। तभी जाके हम उसको बोलेंगे कि ये ऑसिलेटर सर्किट है। ये जो 360 डिग्री और 0 डिग्री फेज शिफ्ट जिस प्रकार के फीडबैक में होता है वो फीडबैक होता है पॉजिटिव फीडबैक। तभी हमने ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियसली किया है कि ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक यूज किया जाता है। नाउ द सेकंड कंडीशन फॉर द ऑसिलेशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ओपन लूप गेन ए एंड फीडबैक फ्रैक्शन बीटा इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। मतलब जो मैग्नीट्यूड रहेगा, किसका मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन यहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से एंड फीडबैक फ्रैक्शन हम रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से। तो इन दोनों का प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड ये हमेशा इक्वल टू 1 होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दिस रिप्रेजेंटेशन इज हियर, सी दिस इज द ए बीटा मॉड ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दैट मीन्स इट इज अ जो अपना प्रोडक्ट है ओपन लूप गेन और फीडबैक फ्रैक्शन का वो हमेशा इक्वल टू 1 होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यहां पे जो अपना A है, दिस इज A, ये जो A है, A मतलब है अपना ओपन लूप गेन एंड दिस बीटा मींस इट इज अ फीडबैक फ्रैक्शन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बीटा मतलब कितने परसेंटेज में आप आउटपुट का सैंपल इनपुट के साथ फीडबैक दे रहे हो। मान लीजिए 100% अगर आप आउटपुट जनरेट कर रहे हो और उसमें से अगर आपने 10% फीडबैक दिया है तो बीटा की वैल्यू होगी 10%। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द कंडीशन फॉर ऑसिलेटर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एज योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में कि राइट द कंडीशन फॉर ऑसिलेशन और डिफाइन बार्कोसन क्राइटेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Here, this slide shows the classification of oscillator. This also belongs from the topic number 4.2. यानी ऑसिलेटर को हम किस तरह से अभी क्लासिफाई करेंगे। तो ऑसिलेटर मींस एक सर्किट है जो सर्किट कुछ सिग्नल प्रोड्यूस करेगा आउटपुट में। वो आइदर साइन वेव के फॉर्म में होंगे, स्क्वायर वेव के फॉर्म में होंगे या फिर ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के फॉर्म में होंगे। अगर हम उस सर्किट से विदाउट एनी इनपुट, यानी ऑसिलेटर सर्किट को कोई किसी भी प्रकार का हम इनपुट नहीं देंगे बट वो सर्किट खुद होके सिग्नल जनरेट करेगा, तब हम उसको बोलेंगे वेवफॉर्म जनरेटर, क्योंकि वो एक प्रकार का वेवफॉर्म क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। वो आइदर रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, स्क्वायर वेव फॉर्म में होगा, रैम्प वेव फॉर्म में होगा या फिर साइन वेव फॉर्म में होगा। उसके फंक्शन विल बी डिफरेंट, वो हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। लाइक इन अवर लैब
when we are using the function generator. So oscillator, यहाँ पे कुछ classification मैंने यहाँ पे represent किया है. See, this is our main oscillator. Now oscillator having two main types. First one is RC oscillator and second one is LC oscillator. RC means it is a resistor and capacitor, यानी resistor और capacitor हम oscillator में use करेंगे, and LC oscillator means it is a inductor and capacitor हम oscillator circuit में use करेंगे. और वन मोर स्पेशल टाइप होता है ऑसिलेटर का, जो जनरली हम डिजिटल सर्किट में यूज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग द क्लॉक सिग्नल. लाइक हमने एग्जाम्पल में प्रीवियसली मेंशन किया है कि ऑसिलेटर जनरली यूज इन अ माइक्रो कंट्रोलर. तो माइक्रो कंट्रोलर ये आईसी में कुछ क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत होती है और वो क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करने का जो काम करता है वो काम करता है क्रिस्टल ऑसिलेटर. This is the some special type of oscillator. Now this RC oscillator is again divided into two main types. Very first one is RC phase shift oscillator and second one is Wien bridge oscillator. Similarly, this LC oscillator is divided into three types. Very first one is Hartley oscillator, second Colpitts oscillator and third Clapp oscillator. So this is all about the classification of oscillator. This is also an important question. Write the different types of oscillator और classify the oscillator. इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं 2 मार्क के लिए. तो आपको oscillator सबसे पहले लिखना है और उसके 2 मेन टाइप्स होते हैं, RC oscillator और LC oscillator. And one more right here, special type crystal oscillator. This RC oscillator is again divided into two types, RC phase shift oscillator and Wien bridge oscillator. LC oscillator is divided into three main types, Hartley, Colpitts and Clapp oscillator. In our next lecture, we will discuss about the RC phase shift oscillator. This is very important type from this oscillator circuit. So here I summarize our today's lecture. So after completing our today's lecture, you all are now able to define or to give the condition for the oscillation. आप सभी अभी condition define कर सकते हो, बार्कहाउसेन क्राइटेरिया define कर सकते हो oscillation की. आप क्लासीफाई कर सकते हो अभी ऑसिलेटर को, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि आरसी ऑसिलेटर होता है और एक एलसी ऑसिलेटर होता है और थर्ड एक मेन टाइप होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर. एंड नेक्स्ट वन इज नीड ऑफ ऑसिलेटर. ये भी आपको पता है कि ऑसिलेटर की ज़रूरत क्यों होती है. ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग. इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the types of oscillator, means we will discuss about the RC phase shift oscillator first and then we move forward towards next type of oscillator. Thank you so much.